अगर ये मशीन जल्दी से चालू नहीं हुई तो पूरे शहर के सामने इस फैक्ट्री की इज्जत खराब होने वाली है। फैक्ट्री में राज्य मंत्री जी की ओर प्रेस के सामने खड़े शिखर के मन में यही चल रहा है और शिखर एक मुस्कान के साथ राज्य मंत्री जी से कहता है, मुझे बस 1 मिनट दीजिए, मैं मशीन अभी चालू करवाता हूं। शिखर बबीता को इशारा करके पूछता है और बबीता वहां के मैनेजर से फुसफुसाती है और शिखर के कानों में आकर कहती है कि सुबह टेस्टिंग की गई थी तब मशीन चल रही थी। फैक्ट्री के अंदर की सारी चहल पहल बंद हो गई है। सब आपस में कुछ फुसफुसाते हुए मशीन के चालू होने का इंतजार कर रहे हैं। शिखर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, आप सबको बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पास में ही बिजली जाने के कारण थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें, जो हम बस 2 मिनट में ठीक कर देंगे। तब तक के लिए मैं राज्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस फैक्ट्री को लेकर उनके मन में जो भी विचार है वो आप सबके सामने रखें। और सभी प्रेस वाले मंत्री की ओर अपना कैमरा घुमा लेते हैं। राज्य मंत्री जी भी फैक्ट्री की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। शिखर इशारा करते हुए मैनेजर को अपने पास बुलाता है और कहता है, मशीन क्यों नहीं चल रहा? मैनेजर झिझकते हुए कहता है, जरूर वायर या मेन सप्लाई में कोई दिक्कत होगी। शिखर आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे सर्किट रूम में ले चलो। मशीन ना चलने के कारण शिखर बहुत चिंता में है। शिखर और मैनेजर सर्किट रूम तक पहुंचते हैं जहां मशीन का मेन सप्लाई इत्यादि है। तभी कमरे से निकलते एक व्यक्ति को देख दोनों दंग रह जाते हैं। व्यक्ति भी शिखर की ओर दौड़ते हुए पास ही की खुली एक खिड़की तक जहां पहुंचता है। शिखर उसका पीछा करते हुए उससे पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो शिखर की तरफ पलटकर देखता है और हंसते हुए कहता है, मैं कौन हूं इन सब की चिंता तुम मत करो, तुम तो बस इस बात से डरो कि आगे क्या होने वाला है। कहते हुए वो व्यक्ति खिड़की से छलांग लगाकर भाग निकलता है। मैनेजर तुरंत ही उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन शिखर उसे रोकते हुए कहता है, उसका पीछा करने का हमारे पास अभी वक्त नहीं है, इसलिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी इस वक्त इस मशीन को ठीक करके उद्घाटन को पूरा करना है। शिखर की बात पर हामी भरते हुए मैनेजर शिखर के साथ कमरे में जाता है। वहां की हालत देखकर शिखर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करे। कमरे में सभी मशीन के तार तीतर बीतर पड़े हुए थे। हर तरफ टूटा हुआ कांच पड़ा था और कमरे में मौजूद हर चीज के साथ तोड़ फोड़ की गई है। शिखर मैनेजर की तरफ परेशान होता हुआ देखता है और पूछता है, अब क्या कर सकते हैं? मैनेजर एक एक करके कमरे में मौजूद हर चीज को ध्यान से देखता है। वो कुछ देर रुककर 1-2 तार जोड़ने की कोशिश भी करता है, पर उसे कोई सफलता हासिल नहीं होती। हार मानकर वो और शिखर कुछ देर यूं ही शांत खड़े कोई हल सोचते हैं। तभी शिखर मैनेजर से उत्साहित होकर पूछता है, फैक्ट्री जब बन रही थी तो हमने सैंपल के लिए जो सबसे पहले मशीन लगाई थी उसके तार तो इस कमरे में है ना? शिखर की बात सुनकर मैनेजर का मायूस चेहरा चमक उठता है। वो खुश होते हुए कहता है, हाँ, उसके तार दूसरी तरफ है, हम चलकर उस मशीन को अभी शुरू कर सकते हैं। शिखर और मैनेजर मशीन शुरू करके वापस आते हैं। समारोह में मौजूद सभी लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शिखर राज्य मंत्री जी की ओर इशारा करके उन्हें दूसरी मशीन चालू करने को कहता है। राज्य मंत्री जी फिर एक बार कैमरा के लिए पोज करते हुए मशीन का बटन दबाते हैं और मशीन को चलता देख शिखर राहत की सांस लेता है। वहां मौजूद सभी लोगों की तालियों की गूंज से माहौल भर उठता है। शिखर के मन में अभी भी दुविधा जारी है। क्या मतलब था उसका? आगे ऐसा क्या होने वाला है? क्या उसे अमित ने ही भिजवाया था? शिखर अपने आप को शांत करके अपना पूरा ध्यान कार्यक्रम की ओर करता है। वहां आए सभी अतिथियों के हाथों में 0+ की एक बोतल थमा देता है। राज्य मंत्री जी कैमरा की ओर देखते हुए बड़ी सी मुस्कान लिए बोतल खोलते हैं और एक घूंट लेने ही वाले होते हैं कि तभी उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो बोतल को अपने नाक के पास लाकर एक बार सूंघते हैं और मुंह सिकोड़ते हुए बोतल को अपने सेक्रेटरी के हाथ में पकड़ा देते हैं। मंत्री जी का ये अजीब सा बर्ताव देख वहां आए बाकी सभी मेहमान भी अपनी अपनी 0+ की बोतल खोलकर सूंघते हैं और बिल्कुल राज्य मंत्री जैसी ही प्रतिक्रिया देते हैं। शिखर सबका ये अजीब सा हाल देखकर खुद भी एक बोतल लेता है और तब उसे लोगों की इस प्रतिक्रिया का राज पता चलता है।
बोतल में से एक बहुत ही तेज दवाई की स्मेल आ रही है। इससे पहले शिखर इस बारे में कुछ कह पाता, भड़कते हुए मंत्री अपने सेक्रेटरी से कहता है, हाँ खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, जाकर पता करो कि ऐसा क्या है इसमें। राज्य मंत्री जी का सेक्रेटरी तुरंत ही एक टीम लेकर कोल्ड ड्रिंक्स की जांच के लिए निकल जाता है फैक्ट्री के अंदर। शिखर बात को संभालने के लिए सबसे कहता है, ये अचानक से क्या हुआ मुझे भी नहीं मालूम, पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं तुरंत ही इसके पीछे छिपी वजह ढूंढ निकालूंगा। ये कहकर शिखर मैनेजर को लेकर टीम की मदद करने निकल जाता है। शिखर के मन में सवाल उठता है, कहीं इसी बात की चेतावनी तो नहीं दे रहा था वो आदमी। मंत्री की टीम अलग अलग सैंपल लेकर एक बैग में रख रही है। शिखर वहां पहुंचकर उनसे कुछ सवाल पूछता है, पर शिखर की बात का बिना जवाब दिए राज्य मंत्री जी का सेक्रेटरी सीधा अपने मंत्री के पास जाता है और उनके कान में कुछ फुसफुसाता है। उसके बाद ध्यान से सुनकर राज्य मंत्री जी शिखर की ओर पलटते हैं और कहते हैं, हमें तुरंत ही तुम्हारी फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द करना होगा, तब तक के लिए जब तक आगे की जांच नहीं हो जाती। शिखर राज्य मंत्री जी की बात सुनकर हैरानी से पूछता है, पर आखिर ऐसा क्या हुआ है? राज्य मंत्री जी का सेक्रेटरी जवाब देते हुए कहता है, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत भारी मात्रा में कीटनाशक दवाई मिली है। फैक्ट्री में भी जगह जगह इसी दवाई की बोरियां भी रखी है। इसलिए अब ना सिर्फ इस फैक्ट्री की बल्कि 0+ की हर एक फैक्ट्री की पूरी तरह से पड़ताल की जाएगी। शिखर को मन ही मन लगा कि ये सब जरूर अमित का किया धरा है। वो अनजान व्यक्ति उसे इसी बात की चेतावनी देकर गया था। शिखर सबको आश्वासन देने के लिए कुछ कहने को होता है, पर राज्य मंत्री जी उसकी ओर हाथ से इशारा करते हुए उसे रोकते हैं और कहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी बहाना सुनने का हमारा मन नहीं है। अब जो सच है पूरी जांच पड़ताल के बाद खुद ही सामने आ जाएगा। ये कहकर शिखर को वहां मायूस खड़ा छोड़कर सभी लोग वापस चले जाते हैं। कुछ देर शिखर का स्टाफ वहीं से पड़ताल करता है, मगर जब किसी से कुछ पता नहीं चलता तो शिखर भी हार मानकर वापस घर चला आता है। हमें फैक्ट्री को बचाने के लिए कुछ तो करना चाहिए। हमें लाइसेंस वापस पाने के लिए बहुत चक्कर लगाने होंगे मंत्रियों के, बहुत समय जाने वाला है इसमें, बबीता शिखर को समझाते हुए कहती है। शिखर के जवाब देने से पहले ही दिनेश उठते हुए कहता है, मैं इस बात की तुरंत ही जांच शुरू कर देता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि अमित के खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा। दिनेश की बात में हामी भरते हुए बबीता कहती है, हाँ यही करना सही रहेगा, तुम तुरंत काम पर लग जाओ। ये सुन दिनेश कमरे से जाने ही लगता है कि अब तक शांत पड़ा शिखर उसे रोकते हुए कहता है, मैंने तय कर लिया है कि हम इस बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं करेंगे। शिखर की बात सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। बबीता पूछती है, मगर क्यों? शिखर उसे समझाते हुए कहता है, देखो बात बेहद साफ है। अमित हमारी फैक्ट्री इसीलिए बंद करना चाहता है ताकि हम सब इसमें उलझकर असली सच तक ना जा पाएं। गणेश भौहें उठाते हुए पूछता है, और असली सच क्या है? शिखर मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो अभी मुझे भी नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं कि सच का पता कैसे लगाया जाए। उसके लिए हमें जल्द से जल्द जलगांव जाना होगा। शाम के वक्त शीना सर झुकाए बेहद शर्मिंदगी से शिखर के कमरे में आती है। अपने कल के बर्ताव को लेकर शीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो शिखर से कैसे माफी मांगे। हिचकिचाते हुए वो शिखर से कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगी उससे कल रात को जो भी हुआ वो बदल नहीं जाएगा, पर मैं फिर भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे याद नहीं कैसे, पर शायद दोस्तों के साथ बातों बातों में मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। मैं इतने होश में नहीं थी कि कुछ बोल पाऊं। जब उन्होंने जो भी बोला तुम्हारे बारे में उसे लेकर मैं शर्मिंदा हूं। शीना की बातें शिखर ध्यान से सुनता है, फिर बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, पर कल रात को लेकर मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूं। शिखर की बात सुनकर शीना की जान में जान आती है और वो मुस्कुराते हुए शिखर को देखती है। कुछ देर बाद शीना कहती है, वैसे एक बात कहूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? शिखर हंसते हुए कहता है, तुम्हारी किसी बात का मैं बुरा नहीं मानता, कहो क्या कहना है। शीना थोड़ा सोचते हुए कहती है, मैं बस ये कहना चाहती थी कि अनन्या शायद अब इस हालत में है कि वो वापस अपने घर जा सकती है। शिखर ये सुनते ही थोड़ा झिझकते हुए कहता है,
अनन्या यहां तब तक है जब तक उसका मन है। मैं उसे ऐसे जरूरत के वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकता। इससे पहले शीना शिखर को कुछ समझा पाती, तभी दिनेश का उसे फोन आता है कि जलगांव जाने का समय हो गया है। उन्होंने और देर की तो शायद पहुंचने में काफी रात हो जाएगी और उन्हें आज कुछ पता नहीं लग पाएगा। ये सुनते ही शिखर हामी भरते हुए दिनेश का फोन रखता है और शीना से माफी मांग वहां से निकल जाता है। शिखर और दिनेश साथ समय रहते जलगांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो गांव की तरफ जा रहे होते हैं, रास्ते में गांव का कुछ अजीब सा माहौल देखकर हैरान रह जाते हैं। जलगांव देखने में किसी साधारण गांव जैसा ही था, पर एक बात जो यहां अलग थी वो था दूर दूर तक फैला सन्नाटा। ऐसा लग रहा था मानो गांव में कोई रहता ही ना हो। कुछ देर चलने के बाद शिखर को कुछ लोग नजर आते हैं। उन्हें देखकर शिखर के मन को थोड़ी शांति मिलती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर शिखर अपनी गाड़ी रुकवाता है और एक पेड़ के नीचे बैठे लोगों की ओर देखता है। एक अनजान व्यक्ति को अपनी ओर आता देखकर उनमें से एक आदमी खड़े होते हुए शिखर से पूछता है, क्या हुआ, रास्ता भटक गए क्या? शिखर बड़ी ही नम्रता से कहता है, नहीं नहीं, मुझे तो यहीं आना था। क्या आप में से किसी ने व्यापारी अमित मोहंती का नाम सुना है? मैं उन्हीं से जुड़े कुछ सवालों का जवाब जानना चाहता हूँ। शिखर की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों का रुख तुरंत बदल जाता है और उनमें से एक शिखर को घूरते हुए कहता है, मैं से कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता और बेहतर यही होगा कि तुम भी यहां से चुपचाप चले जाओ। शिखर लोगों का ये अजीब बर्ताव देखकर दंग रह जाता है। उसके मन में तरह तरह के सवाल घूमने लगते हैं। हमें अमित का राज पता नहीं चलने वाला। हार मानकर वापस लौटने में ही भलाई है। गांव के एक छोटे से पान की दुकान के सामने खड़े शिखर को दिनेश ये कहता है। शिखर सर हिलाते हुए कहता है, अगर हमें अमित का राज पता करना है तो यही वो जगह है। हार मानकर वापस जाने का मतलब होगा अमित ये जंग जीत चुका है। एक बार को शुभचिंतक की कही बात भूल भी जाऊं, मगर हिना और अनन्या के साथ जो उसने किया है उसका बदला तो लेना ही है मुझे अमित से। क्या शिखर सच जानने में कामयाब होगा? अमित से जुड़ा वो क्या राज है जो ये गांव छिपाए बैठा है?